गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स। लॉ एंड एथिक्स में एमसीक्यू करेंगे। टॉपिक का नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ध्यान से सुनिएगा, एमसीक्यू इतना इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, प्लस मैं इस तरफ समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम फोकस कीजिएगा समझने के ऊपर। देखिए सुनिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 तीन स्कीम को कवर करता है। पहला स्कीम का नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, दूसरा स्कीम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एंड तीसरा है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम को बोलते हैं रिटायरमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है, रिटायरमेंट में एक लमसम पेमेंट दे दिया जाता है एम्प्लॉय को। उस पेमेंट से एम्प्लॉय अपना घर खरीद लेता है या अपने बच्चों की शादी कर लेता है, वही सब करता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बोलता है जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है उसको हर महीना कुछ पेंशन दिया जाता है जिससे वो फ्यूचर में सरवाइव करता है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम बोलता है यदि एम्प्लॉय मर जाएगा तो उसका नॉमिनी को, एम्प्लॉय यदि डेथ हो जाता है तो उसका नॉमिनी को एक लमसम पैसा दे दिया जाता है। बस अब देखिएगा, एक एक स्कीम में आ रहा हूं और एक एक स्कीम में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब यहां से आपका टॉपिक चालू होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, ध्यान से सुनिएगा। ईपीएफ एक्ट इज एप्लीकेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट is applicable to every establishment employing 20 or more employee. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट उस एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होगा जिसमें 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। याद रखिएगा, वो मैंडेटरी है। ठीक है। Contribution to EPF, Employee Provident Fund, is payable by days and days. Employee Provident Fund में contributions कौन करता है? Employer और employee करते हैं। क्या होता है, एम्प्लॉय को जो सैलरी देता है हर मंथ, उस सैलरी में से 12% एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है, मैंने 12% पैसा काट लेता है सैलरी का, और एम्प्लॉयर खुद अपने आप भी 12% कंट्रीब्यूट करता है और ईपीएफ में जमा करता है। वो पैसा जमा होते 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 जब एम्प्लॉय बूढ़ा हो जाता है, जब रिटायर होता है, तो उसको वो पैसा दे दिया जाता है विद इंटरेस्ट। उसमें प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। बाकी परसेंटेज क्या आगे समझेंगे। तो कंट्रीब्यूशन जो ईपीएफ अकाउंट में, ईपीएफ फंड में कौन कंट्रीब्यूट करता है, कौन पैसा जमा करता है ईपीएफ अकाउंट में? सिंपल सा बात है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों जन जमा करते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा कौन कौन जमा करेगा? एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों जन जमा करेंगे। बेनिफिट कौन लेगा? एम्प्लॉय बेनिफिट लेगा जब बूढ़ा हो जाएगा। सीधा सा बात है। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन बोलता है द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड इज 12% ऑफ बेसिक वेजेस, डीए एंड रिटर्निंग अलाउंसेस। मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कितना करेगा? 12%। एम्प्लॉयर कितना पैसा देगा? 12% देगा। किसका? बेसिक वेजेस, डीए और आरए का। याद रखिएगा, 12% कब देता है एम्प्लॉय? जब उस एस्टैब्लिशमेंट में 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे। याद रखिएगा, यदि एस्टैब्लिशमेंट में 20 से कम एम्प्लॉय है तब एम्प्लॉयर को 12% देने का जरूरी नहीं है। 10% भी देगा तो चलेगा, वो अपनी खुशी से दे रहा है। 10% मैंडेटरी नहीं है, 10% वो देगा। याद रखिएगा, यदि 20 और 20 से कम एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर 10% भी कंट्रीब्यूट करेगा तो चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ 10% to PF is applicable to any establishment in which less than 20 employees are employed. Any establishment declare as a sick industrial company or jute company or all of the above. मतलब ये सारी कंपनी में देखिए 20 से कम एम्प्लॉय है या सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, कंपनी को लॉस हो रहा है, या जूट की कंपनी है, उस केस में एम्प्लॉय सिर्फ 10%, यदि एम्प्लॉयर सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करेगा तो भी चलेगा। याद रखिएगा, एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन, 12% जब कंट्रीब्यूशन करता है कब मैंडेटरी है? जब उस एस्टैब्लिशमेंट में 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो। याद रखिएगा, यदि वो सिक इंडस्ट्रियल या जूट कंपनी है 10% भी करेगा तो चलेगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा। ईपीएफ एक्ट, फिर से बता रहा हूं, ईपीएफ एक्ट किस एस्टैब्लिशमेंट में मैंडेटरी है? जिसमें 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय। मैंडेटरी कब है? 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय। उससे कम रहा मैंडेटरी नहीं है। आप एम्प्लॉयर कर सकता है कंट्रीब्यूट, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। याद रखिएगा।
कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, ईपीएफ में कौन पैसा जमा करता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन करता है? जनरली 12% ऑफ द बेसिक पे, उस स्टैब्लिशमेंट में जिसमें 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय 10% कब कंट्रीब्यूट कर सकता है? जब स्टैब्लिशमेंट में 20 से कम एम्प्लॉय है। सिंपल से इतना याद रखना है। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा टू द फंड? इज 12% ऑफ द बेसिक पे, डीए एंड आर है, रिटर्निंग अलाउंसेस। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 12%। दो एम्प्लॉय चाहे तो 12% से ज्यादा भी कर सकता है, ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन है। याद रखिए, एम्प्लॉयर 12% से ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन एम्प्लॉय 12%, 15%, 20%, मिनिमम 12% एम्प्लॉय का क्राइटेरिया, मैक्सिमम जितना चाहे उतना अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कर सकता है एम्प्लॉय, कोई लिमिट नहीं है। डैश इज नॉट कवर अंडर द ईपीएफ एक्ट। ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट में कौन कवर नहीं है? ट्रेनी, जो ट्रेनी होता है, अप्रेंटिस बोलते हैं, वो कवर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द वेज लिमिट कंट्रीब्यूशन अंडर द स्कीम हैज बीन फिक्स एट ₹15,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2014। देखिए 1/9/2014 को वेज लिमिट फिक्स कर दी गई है 15,000। मतलब यदि किसी एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो पीएफ के लिए वो 15,000 ही माना जाएगा, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, 15,000 पे ही कैलकुलेट किया जाए, सैलरी जितना ही ज्यादा रहे। तो लिमिट फिक्स कर दी उन लोगों ने, मैक्सिमम लिमिट 15,000 रुपया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव exemption to any establishment considering its financial position। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है और वो पीएफ में पैसा नहीं दे पा रहा है एम्प्लॉयर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एजम्पशन दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन उसके लिए वो कंसिडर करेगा कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा, Section 5AA provides for the appointment of executive committee by the central government to assist the central board in the performance of its functions। याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? कमिटी बनाता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कमिटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता है, जो बोर्ड बनाया गया है प्रोविडेंट फंड को देखने के लिए, जो बोर्ड बनाया गया है, वो कमिटी उस बोर्ड को मदद करता है प्रोविडेंट फंड का काम करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो कमिटी बनाया है और वो कमिटी काम करेगा, बोर्ड, जो सेंट्रल बोर्ड काम करता है प्रोविडेंट फंड, उसको मदद करता है उस काम करने के लिए। ठीक है। द मिनिमम एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड इज, मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कितना है? 500 रुपीज है। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम पेनल्टी रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉयर हु मेक्स द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू द फंड। यदि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशंस में कोई डिफॉल्ट करता है तो उसको 25% पेनल्टी लग सकती है। तो मैक्सिमम पेनल्टी कितना रिकवर किया जा सकता है एम्प्लॉयर से यदि डिफॉल्ट करता है फंड में पेमेंट करने के लिए? 25%। Which of the following will not included in the definition of basic wages? बेसिक वेजेस में क्या चीज कवर नहीं है? डीए, डियरनेस अलाउ बेसिक वेजेस का पार्ट नहीं है, ओवर टाइम बेसिक वेजेस का पार्ट नहीं है, कैश वैल्यू फॉर कंसिडरेशन बेसिक वेजेस का पार्ट नहीं है। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक वेजेस। विड्रॉल फ्रॉम पीएफ में बी अलाउड फॉर द पर्पस ऑफ ए ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब घर खरीदने के लिए पीएफ का पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। द फॉलोइंग कैन नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर द पर्पस ऑफ ईपीएफ एक्ट। सन ऑफ ए डिसेज्ड सन हु हैज अटेन मेजॉरिटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, while filing appeal to EPF appeal tribunal, the employer has to deposit days of the amount due from him। employer को कम से कम 75% पैसा जमा करना पड़ेगा। यदि while, देखिए क्या लिखा है, while filing appeal to the EPF appeal tribunal, यदि employer कोई माने अपील फाइल करता है अपील ट्रिब्यूनल के पास, माने प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, तो भी एम्प्लॉयर को 75% पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही एम्प्लॉयर
फाइल कर सकता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच सपोज कोई डिस्प्यूट होता है और एम्प्लॉयर चाहता है कि हम हायर अथॉरिटी के पास जाएं पीएफ का, तो पीएफ का हायर अथॉरिटी ईपीएफ अपीलियल ट्रिब्यूनल है, उसके पास जा सकता है, लेकिन एम्प्लॉय से जितना पैसा ड्यू है उसका 75% उसको जमा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 50 अब नेक्स्ट आ जाता है द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। ये स्कीम क्या बोलता है? सिंपल सा ये स्कीम बोलता है एम्प्लॉय को पेंशन, जब वो रिटायर हो जाता है तो पेंशन दे देते हैं जिससे वो जीता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या होता है? एम्प्लॉयर पीएफ में 12% पैसा कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में, उस 12% में से 8.33% पेंशन फंड में आ जाता है और प्रोविडेंट फंड में 3.67% पैसा चला जाता है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना होगा? 8.33%। याद रखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इज 8.33%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, द पेंशन फंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, पेंशन फंड का एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा होता है? सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। पेंशन फंड को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम प्रोवाइड फॉर, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम दो चीज का पेंशन देती है, सुपर एनुएशन पेंशन प्लस ऑर्फनेज पेंशन। दो पेंशन को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कवर करता है, पहला है सुपर एनुएशन पेंशन एंड ऑर्फनेज पेंशन। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। यह एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, यदि एम्प्लॉय मर जाएगा तो उसका नॉमिनी को इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, बोलता है देखिए, द एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से आया था? 1/9/1976 में आया था। जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं स्कैनर का है, याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। द कंट्रीब्यूशन टू इंश्योरेंस फंड is to be remitted by the employee within 15 days of the closure of the month। मंथ जब क्लोज होगा वहां से 15 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, या देखिए इंश्योरेंस फंड में पैसा। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन टू इंश्योरेंस फंड इज टू बी रेमिटेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को 15 दिन में 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द मंथ, जैसे मंथ क्लोज होगा वहां से 15 दिन के अंदर उसका पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू इंश्योरेंस फंड इज 1%। कितना है? 1%। याद रखिए, एम्प्लॉयर कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है इंश्योरेंस फंड में? ओनली 1%। अब देखिए ट्रू फॉल्स, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। क्वेश्चन बोलता है वंस द ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज कवर टू एनी एस्टैब्लिशमेंट इट सेल कंटिन्यू टू अप्लाई इफ नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड सेल एट एनी टाइम फॉल्स बिलो 20। एकदम ट्रू है। बोलता है एक एस्टैब्लिशमेंट में 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय जब रहता है तब ईपीएफ एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, और एक बार ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया उस एस्टैब्लिशमेंट में 20 की जगह 5 एम्प्लॉय भी हो जाएंगे तो ये एक्ट उस पर कवर है, एप्लीकेबल है। याद रखिएगा, द वेज लिमिट ₹15,000 इज एप्लीकेबल फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द फंड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल वर्कर। इंटरनेशनल वर्कर के लिए ये लिमिट नहीं है, ये लिमिट सिर्फ नेशनल वर्कर के लिए, जो लोकल है अपने इंडियन के लिए ये स्कीम बनाई गई है कि वेज लिमिट 15,000 फिक्स किया गया है, यदि उससे 20-15,000 से ज्यादा भी सैलरी रहा तो याद रखिए ये फॉल्स है, इंटरनेशनल वर्कर के लिए ये लिमिट नहीं है। ठीक है, the employer cannot reduce wages, the employer cannot reduce wages of the employee to avoid his liability under the act। एकदम ट्रू है। एम्प्लॉय, याद रखिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का वेज नहीं कमा सकता है लाइबिलिटी को कम करने के लिए। ठीक है, टू अवॉइड हिज लाइबिलिटी अंडर द एक्ट। याद रखिएगा, एम्प्लॉयर कभी भी एम्प्लॉय का पैसा नहीं कमा सकता है यदि वो इस पीवीएफ का लाइबिलिटी को हटाना चाहता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। If an employee is transferred from one employment to another, the balance at his credit in his PF account cannot be transferred to the new establishment force। बोलता है एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो यदि दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरा कंपनी में यदि वो ज्वाइन करता है पहला ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, तो क्या होता है पीएफ का पैसा दूसरा पीएफ जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पीएफ रहता है उसमें ट्रांसफर हो जाता है डायरेक्टली। तो ये लिखा द बैलेंस एट इज क्रेडिट, जो पीएफ का क्रेडिट है वो ट्रांसफर हो सकता है। क्वेश्चन में बोलता है कि कैनॉट बी ट्रांसफर, क्वेश्चन में बोलता है कि ट्रांसफर नहीं हो सकता दूसरा एस्टैब्लिशमेंट में, गलत बात है, ट्रांसफर हो सकता है।
द सेंट्रल गवर्नमेंट में एड टू अमेंड और वेरी प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली द स्कीम, पेंशन स्कीम और द इंश्योरेंस स्कीम। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है, कभी भी स्कीम को, प्रोविडेंट फंड स्कीम हो, पेंशन स्कीम हो, इंश्योरेंस स्कीम हो, उसमें कुछ भी अमेंड कर सकता है, कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है। आंसर होगा ट्रू। Where the pay of an employee exceed 15,000, the contribution to insurance scheme is respected to 15,000। याद रखिए, यदि इंप्लॉय का सैलरी 15,000 से ज्यादा है और उसको पीएफ के लिए उसका लिमिट 15,000, जो पेंशन स्कीम है उसके लिए उसका लिमिट 15,000 फिक्स कर दिया गया है। The PF scheme is applicable to the tea factory in the state of Assam। फॉल्स है, पीएफ स्कीम टी फैक्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा। The EPF Act is applicable to any establishment registered under the Cooperative Society Act। याद देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, देखिए ध्यान से सुनिए क्या बोलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के ऊपर, क्या प्रोविजन है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। बोलता है द EPF Act is applicable to any establishment registered under the Cooperative Society Act 1912। बोलता है यदि, सुनिए अच्छा से, प्रोविजन ये बोलता है यदि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 50 से कम एम्प्लॉय काम कर रहा है, 50 से कम एम्प्लॉय काम कर रहा है और विदाउट द एड ऑफ पावर कर रहा है, या विदाउट द एड ऑफ पावर कर रहा है, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में प्रोविडेंट फंड का स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। तो आंसर लिख दीजिएगा फॉल्स। द ईपीएफ एक्ट इज एप्लीकेबल टू एनी एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, लिखा है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 50 इंप्लॉय से कम काम करेगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में एप्लीकेबल है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द एम्प्लॉयर शैल इन द फर्स्ट इंस्टेंस pay the contribution payable by himself and also on behalf of the members employed by him through a contractor। एकदम सिंपल है, आंसर होगा ट्रू। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम इज रिकवरेबल, कभी भी रिकवरेबल नहीं हो सकता है, याद रखिए। व्हेन द एम्प्लॉय क्रॉस 50 इयर्स ऑफ एज, याद रखिए पेंशन फंड स्कीम का पैसा जो है, कंट्रीब्यूशन जो है वो रिकवरेबल कभी भी नहीं हो सकता, याद रखिए। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम इज रिकवरेबल व्हेन द एम्प्लॉय क्रॉस 50 एज, आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। थैंक यू, इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत है।